फैमिली थी। महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड। और पुलिस ने इर्द गिर्द की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए, लेकिन जाने से पहले वो एक धमकी देकर गए कि अगर किसी को बताया। वो एक वर्किंग वुमेन थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी और वो इंदौर में अपनी 70 साल माँ और 21 साल बेटी के साथ रहती थी। उसके जो हस्बैंड थे वो बैंक मैनेजर थे और वो शहर से बाहर रहते थे। एक दिन मेगा ने प्लान किया, हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल क्राइम स्टोरी। जरा सोचिए, अगर कोई आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता दिखे, बड़े बड़े दावे करे, सोशल मीडिया पे एक परफेक्ट फैमिली दिखाए, पैसे और पावर की झलक दे, तो आप उसे क्या समझेंगे? एक सक्सेसफुल इंसान, है ना? मैं आपसे कहूँ कि चमकदार चेहरा, इसके पीछे एक ऐसा नकाब है, इसके पीछे दर्जनों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। ये कहानी एक ऐसे कपल की जो प्यार, भरोसे और रिश्ते का इस्तेमाल सिर्फ अपना शिकार चुनने के लिए करता रहा। बाहर से ये लोग सक्सेस, पावर और लग्जरी की मिसाल थी। इस कहानी में सोशल मीडिया का दिखावा है, झूठे रिश्ते हैं, झूठे वादे हैं और एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये एक क्राइम ही नहीं, एक वार्निंग है। ये कल को आपके साथ भी हो सकता है और आपके आसपास के लोगों के साथ भी। हेलो एवरीवन, मैं रीवा खान और ये कहानी है मध्य प्रदेश की चंद्रिका की। चंद्रिका की लाइफ लगभग ऐसे मोड़ पर थी जहां उसने जिंदगी की सारी खुशियां हासिल कर ली थी और ये बात सोशल मीडिया पे उसकी दिखती। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, नए नए रेस्टोरेंट में जाना, ट्रैवल करना, ये उसकी लाइफ स्टाइल थी जो कि सोशल मीडिया पे वो फ्लॉन्ट करती थी। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, उसे हर जगह सक्सेस मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो भी चाहती है उसे मिल जाता है। और ये तब्दीली जब से आनी शुरू हुई है, जब से उसकी शादी अविनाश से हुई है। अविनाश एक बिजनेसमैन है और ये उसके बिजनेस में पार्टनर थी। शादी के कई साल बाद भी उनमें गहरी मोहब्बत थी, जैसे नई शादीशुदा कपल के बीच में होती है। उनका 6 साल का बेटा भी था और वो हर ओकेशन बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते थे। उनकी एक परफेक्ट फैमिली थी, महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सब कुछ था। असल कहानी तो कुछ और ही थी। ये कपल दिखावा कर रहा था। सोशल मीडिया की जो चमक थी उसके पीछे एक काला सच छुपा था। ये दोनों सबको धोखा देते थे और कई लोगों की तो जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अविनाश पहले मैकेनिकल इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन और सप्लाई का काम करता था। शुरू में उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, फिर धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ टूट चुकी थी, उसका डिवोर्स हो गया था। फिर एक दिन वो शोरूम में चंद्रिका से मिला। चंद्रिका जो कि सेल्स गर्ल थी। उन दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, रुद्रा इवेंट, रुद्रा कंस्ट्रक्शन और रुद्रा एंटरटेनमेंट। चंद्रिका प्रमोशन में भी एक्टिव थी, मगर ये सब सिर्फ एक दिखावा था। जब उनका बिजनेस गिरने लगा, पैसे कम होने लगे, तब उन्होंने लोगों को ठगना शुरू किया। ऐप डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेके वो भाग जाते। फेक कंपनीज बनाकर लोगों को लोन और डबल पैसे करने का वादा करते, वो भी झूठा। फिर उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट का यूज करना शुरू किया। अविनाश फेक प्रोफाइल बनाकर डिवोर्स और विडो औरतों को टारगेट करता, उनसे प्यार का झूठा ड्रामा करता, शादी के झूठे वादे करता और उनसे पैसे निकलवाता। एक केस में एक औरत ने 40 लाख रुपए और 5 लाख के गहने दिए। फिर उसके बाद उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला के उसे बेहोश किया, उसका रेप किया और फिर उसकी वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल किया। और ये सब चंद्रिका रिकॉर्ड कर रही थी। और इस तरह कई औरतों के साथ हुआ। ये दोनों उनके पैसों पे अपनी लग्जरी लाइफ जीते रहे। फिर एक दिन एक विक्टिम ने हिम्मत दिखाई, पुलिस कंप्लेन की। फिर धीरे धीरे और विक्टिम सामने आते गए
और इस तरह अविनाश गिरफ्तार हुआ, बट चंद्रिका फरार हो गई। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उन दोनों के खिलाफ और भी स्टेट्स में केसेस चल रहे थे। और इस केस का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सोशल मीडिया की चमक दमक पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे इमोशनल बातें करे और पैसे मांगे या फिर फौरन से शादी की बात करे तो इसको सीरियस ना लें, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग होता है। काइंडली प्लीज, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो प्लीज चुप ना रहें। पुलिस और लीगल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज ना तो सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी बचा सकती है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इंडिया क्राइम स्टोरी में आपका वेलकम। मैं रिबा खान और मैं लेकर आई हूँ एक रियल क्राइम स्टोरी जिसका नाम है आखिरी बस स्टॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर की एक सर्द रात थी। दिल्ली के करीब छोटे से शहर की सड़कें तकरीबन सुनसान थी। बस स्टॉप पे एक आखिरी बस खड़ी होकर जा चुकी थी। 22 साला आरती अपनी शाम की क्लास लेके घर जा रही थी। फिर उसने अपनी माँ को कॉल करी और कहा बस 10 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी। ये उसकी जिंदगी की आखिरी कॉल थी। बस स्टॉप के करीब एक स्याह रंग की गाड़ी खड़ी थी। उस स्याह रंग की गाड़ी में 2 आदमी खामोशी से उस सुनसान सड़क को देख रहे थे। फिर हुआ यूं, जब आरती अपनी घर वाली गली की तरफ चलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी उसके ही पीछे चलने लगी। फिर अगली सुबह पूरा शहर इस खौफनाक खबर से जाग उठा। एक सुनसान खेत में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा वो लाश आरती ही की थी। उसके साथ रेप हुआ था और उसके बाद उसको बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये खबर पूरी तरह आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग सड़कों पर निकल आए थे और इंसाफ का मुतालबा करने लगे। और फिर इतने में पुलिस आई और पुलिस ने इर्द गिर्द की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए, जिसमें से एक धुंधली वीडियो मिली। वीडियो में वो स्याह रंग की गाड़ी उसी सुनसान सड़क पे गुजरती हुई नजर आई। कई दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस वाले उस गाड़ी तक पहुंच गए और फिर सामने आया वो गाड़ी उन 2 मकामी मुजरिमों की निकली जिनका पहले ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था। 1 हफ्ते के दौरान उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान एक खौफनाक सच सामने आया। उस रात वो दोनों नशे में थे। उन लोगों ने आरती का पीछा किया, उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और फिर उसका रेप किया और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये केस पूरे मुल्क को हिला देने वाला था। फिर हुआ यूं, 2 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। उन दोनों मुजरिमों को उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन आरती के वालिदैन के लिए ये इंसाफ भी उनकी बेटी को वापस ना ला सका। वो सड़क जहां आरती को आखिरी बार देखा गया था वो आज भी वैसे ही सुनसान है। ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल क्राइम स्टोरी। मैं रिबा खान और मैं लेकर आई हूँ भावना मर्डर केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृश्यम जैसी कहानियों में ट्विस्ट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो आज आप सुनेंगे उसके हर मोड़ पे डर और सच दोनों साथ चल रहे हैं। ये कहानी है भावना की, एक सक्सेसफुल साउथ इंडियन एक्ट्रेस जिसका करियर पीक पर था। हर डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहता था। उसकी फिल्में सारी सुपरहिट थी, जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन 17 फरवरी 2017 की रात शूट खत्म करके भावना अपने ड्राइवर के साथ त्रिशूल से कूची जा रही थी। तकरीबन 9 बजे के करीब एक ब्लैक कलर की गाड़ी उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारती है। ड्राइवर संभलने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसे बाहर निकाल के वो लोग मारते हैं और वो भाग जाता है। लेकिन
अगला ही पल सब कुछ बदल देने वाला था। 3 लोग गाड़ी में घुसते हैं और उनके पीछे 4 लोग, टोटल 7 लोग, और अंदर अकेली सिर्फ भावना। गाड़ी 2 घंटे तक सुनसान सड़कों पे घूमती रहती है। शीशे लॉक, डोर लॉक, और अंदर सिर्फ चीखें। उन्हीं में से एक अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। भावना बहुत हिम्मत करके उसका मास्क उतार देती है। मास्क उतारने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है। हैरानी की बात ये थी कि वो कोई अनजान नहीं था। वो एक ड्राइवर था जिसे वो सेट्स पर देख चुकी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद वो सब लोग चले गए, लेकिन जाने से पहले वो एक धमकी देकर गए कि अगर किसी को बताया तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। एक वीडियो जिसकी कीमत लगाई गई 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन भावना ने चुप रहना एक्सेप्ट नहीं किया। वो सीधा पुलिस स्टेशन गई, केस फाइल हुआ, उनमें से एक पकड़ा गया और फिर धीरे धीरे सब पकड़े गए। सबको लगता है ये केस खत्म है, मगर असली कहानी तो अब शुरू होती है। जेल के अंदर से एक लेटर बाहर आता है जिसमें लिखा होता है ये सब किसी के कहने पे किया, और जिसके कहने पे किया गया होता है उसका नाम दिलीप, वो एक एक्टर है। ये सुन के पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाती है। क्या ये सब बदले के लिए किया है? क्या एक पावरफुल इंसान ने अपनी पावर का मिसयूज किया और फिर पुलिस को बाद में एक मेमोरी कार्ड दिया जिसमें वही वीडियो मौजूद थी? केस और भी गहरा होता है। भावना ने कोर्ट में बताया कि उसने दिलीप को अपनी लाइफ का एक सच एक्सपोज किया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। एक, भावना अभी भी इंसाफ के लिए लड़, और दूसरी तरफ ताकत और तनाव। आखिर सच क्या है? ये फैसला अभी नहीं है। स्टोरी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल क्राइम स्टोरी। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि सपनों को पूरा करने के लिए एक कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और यही सपने अगर आपको गलत रास्तों पर ले जाएं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घटना, एक खौफनाक और दिल दहिला देने वाली घटना के बारे में जिसको अंजाम दिया एक ऐसे शख्स ने जो रातों रात अमीर होना चाहता था। आइए जानते हैं कि उसने क्या किया रातों रात अमीर होने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं अरीबा खान और न्यू स्टोरी के साथ आप सबका वेलकम। 19 जून 2011 का ये वाकया है इंदौर के पोश इलाके श्रीनगर का, जहां एक ही घर की 3 औरतों को बेरहमी से कत्ल करके मार दिया गया, और इस वाकये को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का दर्जा भी दे दिया गया। ये मुल्क का एक इतना बड़ा केस बन चुका था जहां एक औरत को धारा 302 के तहत मुजरिम करार देके फांसी की सजा सुना दी गई। ये कहानी है 42 साला मेघा देशपांडे की। वो एक वर्किंग वुमेन थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी, और वो इंदौर में अपनी 70 साला माँ और 21 साला बेटी के साथ रहती थी। उसके जो हस्बैंड थे वो बैंक मैनेजर थे और वो शहर से बाहर रहते थे। एक दिन मेघा ने प्लान किया कि वो शॉपिंग जाएगी। उस दिन वो शॉपिंग मॉल गई। वहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई। 23 साला नेहा एक खुश मिजाज लड़की थी। उसको नए नए लोगों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था, तो उसकी मेघा से दोस्ती हो गई। नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी था, राहुल और नेहा, इन दोनों के माली हालात कुछ ठीक नहीं थे। इन दोनों का सपना था कि हम रातों रात अमीर हो जाएं।
फिर हुआ यूं, नेहा ने मेघा की अमीरी देख के उसके करीब जाने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। नेहा ने प्लान बनाया मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने का, और वो इसी बहाने से मेघा के घर आना जाना शुरू हो गई। 13 जून 2011 नेहा मेघा के घर जाती है। प्लान के मुताबिक वो राहुल और उसका दोस्त मनोज दोनों को घर बुला लेती है। राहुल आते ही मेघा के सर पे गोली रख देता है और उसे शूट कर देता है। मेघा मौके पे ही मर जाती है। गोली की आवाज सुन के उसकी बेटी और उसकी माँ दोनों बाहर आते हैं। फिर मनोज और राहुल दोनों जबरदस्ती उन लोगों से एटीएम वगैरह का पासवर्ड पूछते हैं, और इसी अफरा तफरी में जो है राहुल के पांव पे गोली लग जाती है। फिर थोड़ी ही देर में राहुल और मनोज बहुत ही बेरहमी से उसकी बेटी और उसकी माँ को कत्ल कर देते हैं। फिर तीनों मुजरिम वहां से एटीएम, पैसे, जेवर सब लेके फरार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद नेहा एटीएम जाती है, वहां से पैसे निकलवाती है, और उसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस नेहा को गिरफ्तार कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान राहुल का भी नाम सामने आता है, तो राहुल भी गिरफ्तार होता है, और इसी तरह दोनों अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेते हैं। फिर हुआ यूं कि कोर्ट ने तीनों मुजरिमों को फांसी की सजा सुना दी, जिसे हाई कोर्ट ने भी आखिर तक बरकरार रखा। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि लालच और गलत रास्ता हम लोगों को तबाही की तरफ ले जाता है। हम लोगों को होशियार रहना चाहिए, अपने आसपास के लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सबक सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।